हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी शार्क बेट मूवी को। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है समुंदर किनारे चल रहे एक पार्टी से, जहां मूवी की मेन कैरेक्टर नेट अपनी बॉयफ्रेंड टॉम और बाकी 3 दोस्त मिली, टायलर और ग्रेग के साथ एंजॉय कर रही थी। इसी बीच वो लोग एक गेम खेलते हैं, स्पिन द बॉटल, जिसमें हारने वाले को सबके लिए बियर्स लाना होगा। नेट हार जाती है और शर्त के मुताबिक सबके लिए बियर लाने जाती है। रास्ते में एक जगह रुककर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनके साथ बात करने लगती है। तभी पीछे से एक बेगर आके उससे भीख मांगता है, तो नेट उन्हें कुछ पैसा देती है और पूछती है कि क्या मैं आपके लिए कुछ खाना ला दूं। उसके इस अच्छे बिहेवियर को देखते हुए वो भिखारी नेट से उसके और उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। जवाब देते हुए नेट की नज़र उस आदमी के पैरों पर जाती है और हम देखते हैं कि इस आदमी का दोनों पैर कटा हुआ है। वो आदमी अपने लैंग्वेज में नेट को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जो नेट ठीक से समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और नेट को यहाँ से ले जाने लगते हैं। जाते वक्त अचानक से वो भिखारी नेट का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कुइडाडो, जिसका मतलब था अपना ख्याल रखना, जो कि नेट भी समझ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिली अपसेट होकर नेट से कहती है ये हमारा आखिरी स्प्रिंग ब्रेक है और आज शाम को ही हमें वापस घर लौटना होगा, तो आज सारा दिन मैं तुम लोगों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ लड़कों का नजर समुद्र किनारे मौजूद जेट स्कीज पर जाती है, लेकिन काउंटर बंद होने की वजह से वो लोग टिकट नहीं ले पाते। ये जेट स्कीज उन्हें चाहिए था, तो टॉम, ग्रेग और टायलर काउंटर का लॉक तोड़कर अंदर से चाबी चुरा लेते हैं। नेट उन्हें ऐसी हरकत करने से मना करती है। जवाब में टायलर कहता है कि हमारे पास यही लास्ट मौका है बचपना करने के लिए। कहकर वो टॉम के साथ एक जेट स्की में बैठ जाता है और दूसरे वाले में बैठते हैं ग्रेग और मिली। जेट स्की स्टार्ट करते ही टायलर पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर नेट घबरा जाती है। कुछ टाइम बाद टायलर पानी के ऊपर आता है और सभी लोगों के साथ हंसी मजाक करने लगता है, जो देख नेट भी रिलैक्स हो जाती है। मिली नेट की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसके रिक्वेस्ट करने पर नेट भी उन्हें ज्वाइन करती है और सभी लोग मस्ती करते हुए समुद्र किनारे से बहुत दूर निकल जाते हैं। उनके बीच हाइप इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ग्रेग और टायलर आपस में रेस लगाने लगते हैं। नेट को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो ग्रेग से रिक्वेस्ट करती है वापस लौटने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसी बीच 2 जेट स्कीज आपस में बुरी तरीके से टकरा जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। हम देखते हैं ग्रेग को, उसके पैरों से बहुत खून बह रहा था। मदद के लिए वो अपने बाकी दोस्तों को बुलाने लगता है। नेट उसके पास आती है और टॉम जाता है मिली के पास, क्योंकि उसे प्रॉपरली स्विम करना नहीं आता। टायलर कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो नेट के कहने पर टॉम पानी में उसे ढूंढने लगता है। हम देखते हैं टायलर को, वो काइंड ऑफ बेहोश था क्योंकि उसके सर पे चोट लगी थी, तो टॉम उसे जेट स्कीज तक ले आता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर ग्रेग को बोट पर चढ़ा देते हैं। उसके एक पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ चुका था, जिस वजह से उसे बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, तो नेट उसके पैरों में पट्टी कर देती है। मिली अपना फोन लेकर आती है, मगर उस पे एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ समुद्र किनारे रखा उन सब का सामान एक लहर आने पर पानी में गिर जाता है, जिसका मतलब अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए हैं। ग्रेग दर्द में तड़प रहा था, जो देखकर नेट और टॉम डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। दूसरा वाला जेट स्की खराब हो चुका था और इस वाले जेट स्की में 5 लोगों का जगह नहीं है, जिसके चलते टायलर और मिली को यहाँ रुककर उन लोगों के वापस आने की वेट करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मिली घबरा जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। टायलर उसे हिम्मत देता है और वो दोनों मिलकर दूसरे वाले जेट स्की के तरफ जाने लगते हैं, जो कि आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ था। टॉम जेट स्की को स्टार्ट करता है, लेकिन ये भी डेट हो चुका था। जरूर इंजन में कुछ खराबी होगी, तो इसे चेक करने के लिए पहले उन्हें ग्रेग को सीट से नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन ग्रेग हिल भी नहीं पा रहा था, तो वो लोग मदद के लिए टायलर और मिली को वापस बुला लेते हैं। सभी लोग मिलकर पहले ग्रेग को सीट से नीचे उतारने लगते हैं, जिसके चलते ग्रेग की पैरों में और ज्यादा चोट आ जाती है। जेट स्की के इंजन खराब हो चुका था, जिसे फिक्स करने के लिए उन्हें टूल बॉक्स की जरूरत है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो लोग जेट स्की को रिपेयर नहीं कर पाते। दूसरी तरफ किनारे पर एक सफाई कर्मी आता है, जहाँ ढेर सारा कचरा होने की वजह से वो समुद्र के तरफ देखता भी नहीं। अगर वो एक बार उस तरफ देख लेता तो शायद ये लोग उसे दिख भी जाते, क्योंकि नेट मिली की फोन लेकर सूरज की रोशनी को किनारे तक पहुंचा रही थी। टॉम कहता है कि हवा के रुख से हम किनारे से और भी दूर जा रहे हैं, तो इससे पहले कि और देर हो जाए फोन में सिग्नल आना जरूरी है। ग्रेग को प्यास लगी थी, तो वो समुद्र से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं
क्योंकि ये पानी पीने से वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसी बीच नेट को मिली के फोन पर टॉम और मिली की इंटीमेट फोटोज दिख जाता है, जिसका मतलब उसके बॉयफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड का अफेयर चल रहा है। ये देखकर नेट हैरान थी। वो सबके सामने ही उन दोनों के बीच हुई चैटिंग्स पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर टॉम उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नेट उसे फोन नहीं देती और गुस्से में आकर उन दोनों को ही चीटर कह के बुलाने लगती है। इसी दौरान नेट की हाथ से वो फोन पानी में गिर जाता है। ये फोन ही उनके लिए एक लौती उम्मीद थी, जिसे ढूंढने के लिए टॉम पानी में कूद जाता है। ऊपर मिली नेट से माफी मांगती है, लेकिन नेट उससे चिढ़ी हुई थी। सभी लोगों को लग रहा था कि टॉम उस फोन को नहीं ढूंढ पाएगा। तभी अचानक मिली को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। ये टॉम था और उसे फोन भी मिल चुका था। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के वजह से ग्रेग का कंडीशन बहुत खराब हो रहा था। नेट उसे संभालने की कोशिश करती है। यहाँ मिली दोबारा उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उस रात हम दोनों ही काफी ज्यादा ड्रंक थे, जिसके चलते हमसे गलती हो गई। लेकिन उस रात टॉम के साथ सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, वहाँ और भी लड़कियां मौजूद थी। ये बात सुनकर नेट उदास हो जाती है। टाइलर उन सब से कहता है, आते वक्त मैंने एक सेल बोट देखा था, हो सके कि वो बोट यही कहीं आसपास होगा। मुझे एक चांस लेना चाहिए। यहाँ पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं उस बोट तक पहुंचकर सबके लिए हेल्प लेके आऊंगा। सुनकर पहले तो सब लोग उसे मना करते हैं, लेकिन टाइलर के कहने पर वो लोग मान जाते हैं। सभी लोग उसे हिम्मत देते हैं और टाइलर वहाँ से तैरकर आगे बढ़ने लगता है। इससे उन्हें एक और उम्मीद मिली थी कि शायद अब लोग यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पे पानी फेरते हुए वहां पहुंच जाता है एक शार्क, जिसे मिली देख लेती है। तुरंत वो सभी को शार्क के बारे में बताती है, जो देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो शार्क टाइलर के ठीक पीछे ही था। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर टाइलर को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मगर टाइलर काफी दूर जा चुका था, जिसके चलते वो इन्हें सुन नहीं पाता और देखते ही देखते टाइलर सभी लोगों के सामने से गायब हो जाता है। तभी अचानक वो शार्क उन लोगों के करीब से निकल जाता है, जो देखकर टॉम पैनिक में आकर जेट स्की पे चढ़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से जेट स्की पलट जाता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। मिली डूब रही थी, तो उसे बचाने के लिए टॉम उसके पास जाता है और नेट जाकर के ग्रेग को संभालती है। मिली को जेट स्की के पास छोड़कर टॉम नेट और ग्रेग की मदद करने के लिए आ ही रहा था कि इतने में वो शार्क आके ग्रेग को पैरों से खींचकर ले जाने लगता है। नेट भी उसके साथ पानी में खींची चली जाती है, क्योंकि उसकी बाल ग्रेग की घड़ी में फंस चुका था और लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रेग के साथ वो भी मारी जाएगी, लेकिन शायद अभी उसका टाइम नहीं आया। ग्रेग के हाथ से वो घड़ी निकल जाता है, जिस वजह से नेट फ्री होकर पानी के ऊपर आती है और जल्दी से जेट स्की पर चढ़ जाती है। ग्रेग तो मारा गया और टाइलर का कुछ पता नहीं, बचे हैं तो सिर्फ ये तीनों। नेट सदमे में थी और ग्रेग को याद करके मिली रोने लगती है। यहाँ पर नेट को उस भिखारी की बात याद आती है और वो कहती है, उस भिखारी ने मुझसे कहा था कि उसने अपनी दोनों पैर शार्क अटैक में खोया था। उन्होंने कहा था कि वो एक ग्रेट व्हाइट था। दूसरी ओर हम देखते हैं टाइलर को। वो अभी तक जिंदा है और उस सेल बोट के बहुत करीब पहुंच चुका है। इधर नेट टॉम से पूछती है कि उस रात तुम्हारे साथ मिली के अलावा और कितनी लड़कियां थी। जवाब में टॉम कहता है, टोटल 3। सुनकर नेट कहती है, मेरे मॉम डैड ऑलरेडी तुम्हें अपना सन इन लॉ मानते हैं और मेरा भाई तो तुम्हें एज अ हीरो की तरह देखता है। मुझे बस इतना जानना है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों हो। जवाब में टॉम कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेट कहती है, नहीं, तुम्हें बस खुद से प्यार है। गुस्सा होकर टॉम कहता है, तो फिर तुम्हें भी खुद को थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए। सबको खुश करने की कोशिश बंद भी करो तुम। इस तरह बोट के पास पहुंचकर टाइलर ड्राइवर को बुलाने लगता है, लेकिन बोट पर बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था, जिस वजह से वो सेलर टाइलर की आवाज सुन नहीं पाता और बोट के नीचे वाली रूम में चला जाता है। ये देखकर टाइलर तैरते हुए उस सेल बोट के और करीब जाने लगता है और तभी अचानक वो शार्क उसके सामने से निकल जाता है। शार्क को देखकर टाइलर शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि यहाँ शार्क भी मौजूद है। देखते ही देखते वो शार्क टाइलर को घायल कर देता है। किसी तरह उस शार्क से अपने आप को छुड़ाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे वो सेलर भी सुन लेता है। मगर जब वो बाहर आता है उसे पानी में कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि इतने में शार्क टाइलर को ले जा चुका था। इधर मिली कहती है, शायद अब तक टाइलर उस बोट तक पहुंच चुका होगा। कहकर वो समुद्र से पानी पीने लगती है, मगर नेट उसे रोक लेती है। टॉम दोबारा उस जेट स्की को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होता। ऐसे ही बैठे बैठे शाम हो जाता है। मिली कहती है, इस वक्त हमें फ्लाइट
फ्लाइट में होना चाहिए था। क्या एयरलाइन हमारा मिसिंग कंप्लेंट्स करेंगे? सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। तभी पानी में कुछ हलचल होता है जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। टॉम पूछता है, क्या शार्क रात में भी शिकार करते हैं? जवाब में नेट कहती है, डिपेंड करता है कि वो भूखा है या नहीं। तभी उन्हें दूर से एक लाइट नजर आता है, शायद वो एक बोट होगा। सोचकर सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और अपना फोन का फ्लैशलाइट भी चमकाने लगते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। उस बोट की दूरी लगभग 50 to 60 ईयर्स का होगा। तो नेट कहती है, हम में से किसी को उस बोट तक जाना पड़ेगा। वो टॉम को वहां पर जाने के लिए कहती है। टॉम जाना तो नहीं चाहता था, पर नेट के कहने पर वो पानी में उतरता है और स्विम करते हुए बोट तक जाने लगता है। मगर तभी उसे पानी के नीचे कुछ फील होता है, तो वो डर के मारे वापस जेट स्की पे चढ़ जाता है। टॉम डरा हुआ है और मिली को स्विम नहीं आती देखकर नेट उस बोट तक पहुंचने की डिसाइड करती है और पानी में उतर जाती है। धीरे धीरे स्विम करते हुए वो उस बोट के बहुत करीब पहुंच गई थी। तभी उसे पानी में उस सेलर की लाश मिलती है जो शार्क अटैक से मारा गया था। ये देखकर नेट बहुत घबरा जाती है। वो इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी कि ठीक से स्विम भी नहीं कर पाती और डूबने लगती है। तो मदद के लिए टॉम उसके पास आता है और उसे लेकर वापस जेट स्की पे चढ़ जाता है। सुबह होने पर वो लोग देखते हैं कि उस सेलर की बॉडी उनके जेट स्की के काफी करीब आ चुका है। नेट कहती है, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो वो शार्क हमें भी खा जाएगा। टॉम कहता है, अगर शार्क ने हमें नहीं मारा तो भी हम डिहाइड्रेशन के वजह से मरेंगे। बाहर सेलर की बॉडी के साथ कुछ लकड़ी के टुकड़े भी पानी में तैर रहा था। इन लकड़ी के टुकड़ों से वो लोग पैडल कर सकते हैं। सोचकर नेट उन्हें पानी से उठा लेती है। मिली को सेलर की बॉडी में से वो लाइफ जैकेट भी चाहिए था अपने सेफ्टी के लिए, तो टॉम उस बॉडी को जेट स्की के पास लाता है और नेट उस बॉडी से लाइफ जैकेट उतार के मिली को पहना देती है। इसके बाद वो तीनों पानी में पैडल करने लगते हैं, मगर मुश्किल ये था कि वो लोग समुंदर के एकदम बीचों बीच थे, जिसके चलते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तभी अचानक वो शार्क उन पर बैक टू बैक हमला करने लगता है और टॉम के एक पैर पर बाइट कर लेता है। उसे बचाने के लिए नेट उस शार्क पर अटैक कर देती है, जिस वजह से शार्क वहां से चला जाता है। टॉम के पैर पर गहरी चोट आई थी। नेट उसके पैर में पट्टी करके कहती है, इससे पहले कि वो शार्क हम पर फिर से हमला करे हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वो तीनों मिलकर जेट स्की का सीट हटाते हैं और इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर उन लोगों से इंजन का केस तक ओपन नहीं हो पाता। इतने में वो लोग नोटिस करते हैं कि वो शार्क उनके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। डर के मारे सभी लोग जेट स्की पर बैलेंस बनाकर बैठ जाते हैं। तब तक शार्क वहां से गायब हो चुका था। वो लोग रिलैक्स हो ही रहे थे कि तभी अचानक शार्क जेट स्की के नीचे से आता है और जेट स्की पलट देता है, जिस वजह से वो लोग पानी में गिर जाते हैं और वो शार्क टॉम पर हमला कर देता है। टॉम बहुत जख्मी हो चुका था। नेट आकर उसकी मदद करती है और उसे लेकर जेट स्की पर चढ़ जाती है। मिली अब भी पानी में ही थी। किसी तरह स्विम करके वो उनके पास आती है और जेट स्की पे चढ़ने की कोशिश करती है। नेट उसकी मदद कर रही थी। इतने में वो शार्क मिली पर अटैक करके उसकी आधा बॉडी खा जाती है और यहाँ मिली भी मारी जाती है। नेट की आंखों के सामने मिली की अपर बॉडी पानी में तैर रहा था और देखते ही देखते शार्क उसे भी पानी के अंदर ले जाता है। इस हादसे से टॉम और नेट बेहद डर चुके थे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद नेट कहती है, मैं कैंसस की लड़की हूँ और कैंसस की लड़कियां कभी हार नहीं मानती। कहकर वो दोबारा सीट हटाती है और इंजन की केस ओपन करने की कोशिश करती है। इस बार केस का एक हिस्सा टूटकर नेट के हाथ में आ जाता है, जिसे वो एक हथियार के तौर पर अपने पास रख लेती है। और इंजन का केस हटाने के बाद वो देखती है कि एक पाइपलाइन टूट चुकी है, जिसे जोड़ने के लिए उसे लाइफ जैकेट की वो बकेल की जरूरत पड़ेगा। लेकिन वो लाइफ जैकेट तो पानी में था। उसे लेने के लिए नेट हिम्मत करके पानी में उतर जाती है। जैसे ही वो लाइफ जैकेट से बकेल निकालती है, वो शार्क भी वहां पहुंच जाता है। टॉम नेट को वापस बुलाने लगता है, लेकिन वो शार्क जेट स्की के नीचे से गुजर जाता है। शार्क को जाता हुआ देख नेट जेट स्की के तरफ आने लगती है, मगर तभी वो शार्क वापस मुड़कर नेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ वो शार्क नेट पर हमला करने ही वाला था कि तभी नेट भी अपने पास मौजूद मेटल के टुकड़े से शार्क पर अटैक कर देती है, मगर वो खुद भी बच नहीं पाती और शार्क उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। अब इस मोमेंट पे टॉम के साथ हम व्यूअर्स को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद से नेट भी मारी गई, लेकिन तभी वो पानी से बाहर आती है और जेट स्की पे चढ़ जाती है। शार्क ने उसके एक हाथ पर बहुत गहरा जख्म दिया था। उसे जिंदा देख टॉम कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी हो। यहाँ नेट फिर से इंजन को ठीक करने में लग जाती है और इस बार वो उस पाइपलाइन को जोड़ने में भी कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो टॉम को सीट पर बैठाती है और जेट स्की स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी
में थी, मगर वो कोशिश करती रहती है और वो जेट स्की भी स्टार्ट हो जाता है। अब तो उनकी जान बच ही जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो दोनों किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके जेट स्की पर अटैक कर देता है। इस हमले से जेट स्की का पिछला हिस्सा टूट चुका था, जिस वजह से जेट स्की पानी में डूबने लगता है और उनका रफ्तार भी स्लो हो जाता है। शार्क अभी भी उनका पीछा कर रहा था, जिसे देखकर टॉम कहता है, ये जेट स्की हम दोनों का वजन नहीं उठा पा रहा। नेट से आई लव यू कहकर वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और पानी में कूद जाता है। नेट उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और जेट स्की पर चढ़ने के लिए कहने लगती है, मगर टॉम उसकी बात नहीं मानता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहकर अपने बॉडी में से पट्टी खोल देता है, जिस वजह से शार्क उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और कुछ ही सेकंड में उस पर हमला करके उसे खा जाता है। अपने बॉयफ्रेंड को मरता हुआ देखकर नेट भी बहुत दुखी थी, लेकिन यहाँ रुके रहने से वो भी मारी जाएगी, तो वो जेट स्की स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगती है। वो लगभग किनारे तक पहुंच ही चुकी थी, मगर तभी पानी के अंदर मौजूद चट्टानों से जेट स्की टकरा जाता है, जिस वजह से नेट पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो पानी में खड़े होने की कोशिश करती है, मगर पानी अब भी बहुत गहरा था। ये देखकर नेट तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी अचानक वो अपने पीछे उसी शार्क को देखती है, जो बहुत ही तेजी से उसके तरफ बढ़ रहा था। बचने के लिए नेट और भी स्पीड से स्विम करने लगती है और दो चट्टानों के बीच से निकल जाती है। शार्क उसके ठीक पीछे ही था, मगर वो उन चट्टानों से निकल नहीं पाता और वहीं फंसा हुआ रह जाता है। जल्दी से नेट पानी से बाहर आती है और किनारे पे बैठकर वो उस शार्क को तड़पता हुआ देखने लगती है। चट्टानों के बीच फंसे होने की वजह से वो शार्क छटफटाते हुए मारा जाता है और नेट भी राहत की सांसें लेती है। इसके बाद वो उठकर खड़ी होती है और निकल पड़ती है अपनी नई जिंदगी की तरफ। इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड होता है। सो गाइस, ये थी शार्क बेट मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।